तो चलिए दोस्तों, पबजी की अगर हम बात करें, एक एक करके सभी ऑनलाइन वाले बालक भी मुझे, है ना, ये बताते चलेंगे कि हमने लेवल 1 में कौन कौन सेक्शन पढ़ लिए जो एग्जाम के लिए बहुत खास होते हैं। सर लेवल 1 में हमने पढ़ा था, बाबू जल्दी बताओ, लेवल 1 में कौन कौन सा पढ़े थे भाई लोगों? सेक्शन 28, 40 छोटा ए, 43 बड़ा बी, बोलो जल्दी, कमेंट नहीं मार रहे। फिर 40A2, 40A3, सेक्शन 37 जिसका कोई नहीं 37, 36 एक और 30 31 जो बिल्डिंग और रिपेयर का था ना, 30 31, 38 आधा घर के लिए आधा ऑफिस के लिए, सेक्शन 30 + 31। ठीक है, ये सेक्शन हमने पढ़े थे मोटा मोटी, है ना। और साथ में लेवल 1 में एक खास बात याद रख ली थी, किसी भी तरह का प्रोविजन, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज डिसअलाउ, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज डिसअलाउ बाबू, डिसअलाउ। ये पढ़ा था लेवल 1 में। हाँ, दबंग 60DD रूल हो गया, रूल वो हो गया दबंग 60DD। लेवल 2 में हमने पढ़ा बहुत ही भयंकर सेक्शन जो एग्जाम में आना ही आना है, बच्चों का पढ़ के खिली बत्तीसी, इसलिए डेप्रिसिएशन सेक्शन 32। फिर सेक्शन भीम 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 छोटा भीम, तो 40 छोटा भीम, है ना, ये पढ़ा। साथ में यहां पे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था अनएब्जॉर्ब, अनएब्जॉर्ब डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ये हमने ये पढ़ लिया था साथ में। तो ये हमने लेवल 2। लेवल 2 में एक आध सेक्शन और है, वो अगली क्लास में बता दूंगा, वो जो खास सेक्शन नहीं है लेकिन वो अगली क्लास में बता दूंगा मैं ना। लेवल 2 में लेवल 3 आज पढ़ना है हमें, लेवल 3 और लेवल 4। तो लेवल 4 में एक सेक्शन आपने पढ़ा 40AA, फिर हम पढ़ेंगे, है ना, 44AA, 44AB, फिर इसमें हम पढ़ेंगे 44AD, 44ADA, है ना, और 44E, है ना। इस सेक्शन की हम सीरीज पढ़ेंगे, राइट। फिलहाल आज का मुद्दा ये है, तो बाबू लोग आज का मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये है, मुद्दा ये है अपना पूरा पीजीवीपी अगर तुम्हें देखा जाए तो। चलिए, है ना, ये पूरा कवर है। अब आज शुरू करते हैं भाई, ध्यान देंगे बाबू लोग सभी। शुरू करें भाई, चलिए। अब सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेवल 3 को अब मैं बहुत तगड़े तरीके से डिकोड करने जा रहा हूं बाबू लोग, बहुत तगड़े तरीके से डिकोड। तुम्हारे होश ही ना उड़ जाएं इस बार। सर आप हमेशा ऐसे बोलते हो होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, हमारे पहले ही उड़े पड़े हैं होश। ठीक है सर, मुझे लेवल 3 में तुम्हें एक खतरनाक बात बतानी है। मुझे सिर्फ तुमसे एसेट की एंट्री पूछनी है। जब भी मैं एसेट्स खरीदता हूं तो पुष्पा लोग, जब भी मैं एसेट खरीदता हूं
तो फ्लावर नहीं फायर बनने का है। मुझे सभी बालक टकाटक ये बताएंगे कि मैं अकाउंट्स में क्या एंट्री डालता हूं। पहली एंट्री डलती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बहुत बढ़िया, सही बात सर। दूसरी एंट्री डलती है उस पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। बहुत बढ़िया। तीसरी एंट्री डलती है सर, हम पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोलेंगे बाबू लोग सही है कि झूठ है? यही एंट्री डालते नहीं डालते भैया? ये एंट्री डलती है, यानी कि जो भी मशीन होती है उसका मजा जो पीएनएल में जाता है वो मजा ये पीएनएल में होता है। इस पीएनएल में जब मैं डेप डालूंगा तो इस डेप से डालने से नेट प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस डाल रहा हूं, नेट प्रॉफिट कम होता है। तो डेप का ये मजा है कि जब मैं पीएनएल में डेप को डेबिट करता हूं तो नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। इतनी बात जमती नहीं जमती? जमते जमते भाई बहनों, जमते जमते, बिल्कुल सही। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा धमाकेदार चीज पढ़ाने वाला हूं, ऐसी धमाकेदार चीज पढ़ाने वाला हूं। पहले अपने घुटनों को शांत करो, है ना? पहले अपने घुटनों को शांत करो और ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूं कि तुम कहोगे सर ये क्या हो गया हमारे साथ। अपन लोगों के यहां क्या होगा? अपन लोगों के यहां लेवल 3 पहली एंट्री दूसरी एंट्री देवा रे देवा, क्या हो गया? फिर तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री उससे भी खतरनाक, पूरी दादा। हे भगवान सर, ये एंट्री पढ़ने से पहले, है ना, ये धरती क्यों नहीं फट गई, आसमान क्यों नहीं निकल गया? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन। भाई अकाउंट्स वाले भैया को मैं बता देना, अकाउंट्स वाले भैया आत्महत्या कर लेंगे ये सुन के कि कौन पढ़ा रहा तुम्हें ये। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, इसलिए इसको मैं बोलता हूं लेवल 3। जल्दी लिख के बोलो, पचा ही नहीं पचा, जल्दी पचाओ। हाजमोला खाओ जल्दी पचाओ, हाजमोला खाओ जल्दी पचाओ, हाजमोला खाओ जल्दी पचाओ। क्या ये बात पचाने लायक है या नहीं है? क्या ये बात पची या नहीं पची? क्या ये बात पचाने लायक है या नहीं है? जल्दी बोलो। केशव भैया, तनिक भैया, दीदी, सर ये बात है ना आपको पचानी पड़ेगी 3 सेक्शंस में, 4 सेक्शन में। यानी 4 सेक्शन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मशीन को पीएनएल में पूरा पैसा अलाउ कर दो, पूरी की पूरी मशीन पीएनएल में अलाउड। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड इन पीएनएल, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड इन पीएनएल, 100% अलाउड इन पीएनएल, 100% अलाउड इन पीएनएल, 100% अलाउड इन पीएनएल। सिर्फ 4 सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन 35, फिर आओ देखो 35, फिर 35 CCD कैफे कॉफी डे, और 35 CCC, यानी कि ये 4 35 के ऐसे सेक्शन है ना कि बस क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा इन्होंने धोखाधड़ी कर दी, है ना, अकाउंट्स वाले भैया के साथ। इन 4 सेक्शंस में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में डेबिट करेंगे, इन 4 सेक्शंस में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में डेबिट करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा असेट, पूरा का पूरा कैपिटल खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दो। और जब डेबिट कर दिया तो बताओ डेप्रिसिएशन का क्या होगा?
जब पूरा का पूरा पीएनएल में डेबिट कर दिया बाबू लोग, जब पूरा का पूरा पीएनएल में डेबिट कर दिया तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का क्या होगा, डेप का क्या होगा? तो भैया यही खतरनाक बात है, एस होल मशीन या असेट allowed 100% in P&L, then नो सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 अस्तित्व में आएगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 32 तो जब आता है जब मशीन बैलेंस शीट में पड़ी हो और हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हो, जो हमने पिछले क्लास में सीखी थी। जब यह मशीन ही हम पीएनएल में डेबिट कर मार रहे हैं तो फिर 32 का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, 32 का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। सर समझ चुके बात, मजा आ चुका है। अब तो दोस्तों शुरू करते हैं अब सेक्शन 35 की कहानी। ठीक है, रजिस्टर निकाल लेंगे बाबू लोग, रजिस्टर निकालिए भाई लोगों, और हेडिंग डालो सेक्शन 35। सर सेक्शन 35 में जब मुझे एंट्री डालनी है पीएनएल डेबिट टू मशीन, तो ये 35 खास किसकी बात करता है? ये 35 खास बात करता है मात्र साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा, मात्र साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा, है ना। यानी कि 35 कहता है अगर आप रोबोट चिट्टी बना रहे हो, यानी कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो जो देश के काम आएगी, इकोनॉमी के काम आएगी, ठीक है, तो उस पर जो भी खर्चा करोगे उसमें तुम्हें बहुत ही भयंकर तोहफा मिलेगा जो किसी बिजनेसमैन को नहीं मिला आज तक। और वो भयंकर तोहफा ही यही है, वो भयंकर तोहफा ही ये है कि आपको पूरा का पूरा कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होगा, पीएनएल में डेबिट करने को मिलेगा। तो इधर डालेंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंस, है ना। लेकिन एक ऐसा कैपिटल नेचर का खर्चा है जो डेप्रिशिएट होता ही नहीं, और वो कौन है? जमीन। तो जमीन डेप्रिशिएट होती नहीं, अकाउंट्स वाले भैया ने तुम्हें सिखाया कि जमीन डेप्रिशिएट होती नहीं, जमीन डेप्रिशिएट होती नहीं, जमीन डेप्रिशिएट होती ही नहीं। तो इसलिए वो पीएनएल में भी नहीं जा सकती। तो इसलिए ताई ने क्या लिखा? एक्सेप्ट लैंड। इसलिए ताई ने क्या लिखा? एक्सेप्ट लैंड बाबू, एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड, है ना, लैंड लिखा। इस यानी जमीन के अलावा जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अपने बिजनेस से रिलेट करते हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अपने बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो उसका खर्चा आप पीएनएल में डेबिट कर दें। अब मान लो भाई डॉक्टर वशीकरण ने चिट्टी बनाया 10 साल में, तो कुछ मशीनें वगैरह चिट्टी को बनाने के लिए, चिट्टी रोबोट, अरे रोबोट ना देखी तुमने, चिट्टी, हाँ, कुछ मशीनें वगैरह बनाने के लिए उसको ऊपर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया अपने प्रीवियस ईयर में। तो मेरा जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया उसका क्या होगा? उसको जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है पीएल में डेबिट कर दो, अलाउड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन डॉक्टर वशीकरण ने उस चिट्ठी को बनाने के लिए, उस रिसर्च को पूरा करने के लिए 10 साल लगाए। तो ताई को यह बात बहुत बुरी लगी। ताई ने कहा डॉक्टर साहब आपने कितने साल लगा दिए? 10 साल लगा दिए। नहीं 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 नहीं, अरे 10 साल में तो सरकारें बदल जाती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी 2-2 बार चेंज हो जाते हैं, जिंदगी कहीं की कहीं पहुंच जाती है। हम रहे ना रहे, है ना, तुम रहो ना रहो, हम रहे ना रहे, तुम रहो ना रहो भाई। इसलिए 10 साल बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया देश की तरक्की को स्पीड देने के लिए। तो ताई ने बोला मैं
कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 साल का पीएनएल में डेबिट नहीं करूंगी। 10 सालों में आपने जो मशीनें खरीद डाली, ये बिल्डिंगें खरीद डाली, उसको डेबिट करा दूंगी, नहीं भाई नहीं, है ना। तो यहां पे टू मशीन और टू बिल्डिंग लिखने की बजाय सीधे यहां लिख दें टू असेट। तो यहां पे मैं तुम्हारी पीएनएल में असेट को 100% डेबिट करा दूं, ऐसा नहीं होता 10 साल का। तो हमने कहता है कितने साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट कराओगी? तो ताई ने बोला लास्ट 3 ईयर्स। और 3 साल भी कहां से गिनने हैं? फाइनेंशियल ईयर से नहीं गिनने, जब तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट हो जाए। तो 3 साल कहां से गिनना? 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिसर्च। मान लो जिस साल तुमने कोई नई दवा बना दी, जिस साल तुमने कोई नया रिसर्च कर डाली, तो पिछले 10 सालों का नहीं, पिछले 3 साल का जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बाबू, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा पीएनएल में बिना किसी रोक टोक के डेबिट मार देना असेट्स को, सीधा लिख देना टू कैपिटल एक्सपेंडिचर या टू असेट्स पीएनएल में अलाउड। और अगर तुमने ये एंट्री पास कर दी तो बताओ हमारी पबजी में क्या होता है? नेट प्रॉफिट भयंकर तरीके से गिरेगा। मशीन को पीएनएल में डेबिट कर रहे हो, नेट प्रॉफिट तो लेट ही जाएगा, बिल्कुल लॉस तक पहुंच जाओगे तुम। बोलो भैया, इतनी समझ में आ रही है? बोलो। तो क्योंकि लॉस तक पहुंचने की नौबत आ रही है, लॉस तक पहुंचने की नौबत आ रही है, तो ताई ने बोला साइंटिफिक रिसर्च के चक्कर में लॉस नहीं आना चाहिए। इसलिए ताई ने क्या लिखा? लॉस कैन नॉट बी कंप्यूटेड। दैट इज, जो भी साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा लॉस की तरफ ले जा रहा है उसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करेंगे। दैट इज scientific research is the last item and treat the expenditure as unabsorbed debt. That means balance amount carry forward to infinite year. Balance amount carry forward to infinite year. तो अब मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो अनएब्जॉर्ब मानकर लॉस नहीं आते? अनएब्जॉर्ब मानकर लॉस नहीं आता, तो क्या लिखोगे सर? एक पहला हमने ऐसा खर्चा पढ़ा अनएब्जॉर्ब डेप्थ, एक हमने पढ़ा अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग, और आज हमने पढ़ लिया अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च। ये खर्चे ऐसे हैं बाबू, ये खर्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से पीएनएल में लॉस नहीं आता। हमेशा बैलेंस अमाउंट क्या होता है? हमेशा बैलेंस अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है, हमेशा बैलेंस अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है। बोलेंगे भाई इतनी बात जमती है कि नहीं जमते हैं? हाँ भाई तनिष भैया बिल्कुल सी, पूरा डेप्थ एक बार में ही मिल गया। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च खर्चे की जगह पर लॉस नहीं लाने का। सर इस तरफ आपने ये लिखवा दिया, तो दूसरी तरफ क्या लिखवाओगे सर? अरे बाबू लोग, अगर एक तरफ लिख दिया तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो नालायक को दूसरी तरफ क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो हिस्सों में बांटा गया। एक जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ मेरे प्रीवियस ईयर का, तो जो मेरे प्रीवियस ईयर का जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऑल 100% एक्सपेंडिचर अलाउ कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि पीएनएल में डेबिट कर देना, नेट प्रॉफिट घटा देना, नेट प्रॉफिट घटा देना। और ताई ने बोला बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट रखूंगी बाबू, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर कैपिटल नेचर के खर्चे पिछले 3 साल के अलाउ किए थे, तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी 3 साल के ही अलाउ करूंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ओनली,
और 3 ईयर कब से गिनने हैं? फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ, या फ्रॉम डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, फ्रॉम डेट ऑफ क्या हो गया भाई? फ्रॉम डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, यस सर। कौन कौन से? सारे खर्चे नहीं देती ताई। ताई को तुम पागल थोड़ी समझ रहे हो हैं? ताई करे सारे खर्चे ना दूंगी, घूमने फिरने चाट पकौड़ी है इनके नहीं मिलने खर्चे। जो रिसर्च में काम आते हैं वो खर्चा। एक रिसर्च में काम आता है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल खर्चा पीएनएल में अलाउ हो जाएगा। एक जो तुम्हारे साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरी काम आती है, एक जो तुम्हारे साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरी काम आती है ना? तो वो ही एक वो भी खर्चा क्या हो जाएगा सर? वो भी खर्चा आपका पीएनएल में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों खर्चों को पीएनएल में डेबिट करने दिया जाएगा, इन दोनों खर्चों को पीएनएल में डेबिट करने दिया जाएगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। जब एक ताई की अथॉरिटी उसे अप्रूव करेगी कि हाँ भाई ये जेन्युइन रॉ मटेरियल खर्च किया है रिसर्च के लिए, और ये सैलरी भी साइंटिस्ट की है, इधर उधर चौकीदार की सैलरी नहीं लगाई है ना? जो रिसर्च में लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आफ्टर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के खर्चे इस तरीके से आपको अलाउड हो जाएंगे सेक्शन 35 के तहत, सेक्शन 35 के तहत। तो सेक्शन 35 ने ये बोला कि ये जितने भी खर्चे मैंने किए हैं ये सारे खर्चे मैं सेल्फ करता हूं, सेल्फ रिसर्च करता हूं। यानी ये है हमारे खर्चे फॉर कि डॉक्टर वशीकरण ने खुद चिट्टी को बनाया, चिट्टी को जन्म दिया, सेल्फ रिसर्च। और ताई ने सेल्फ रिसर्च को नाम दिया इन हाउस रिसर्च। तो इन हाउस रिसर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अपने प्रीवियस ईयर का जो खर्चा है पीएल में डेबिट कर दो, रेवेन्यू के भी जो खर्चा है पीएल में डेबिट कर दो, पिछले 3 साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डेबिट कर दो, पिछले 3 साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी डेबिट कर दो। पर इस बात का खास ध्यान रखना कि साइंटिफिक रिसर्च की वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, इसलिए हम उसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ही मानते हैं। फिर ताई ने इन हाउस रिसर्च का ही एक स्पेशल सेक्शन बनाया 35(2)AB। ताई ने बोला 35(2)AB और एक एक्स्ट्रा सेक्शन बनाती हूं। तो 35(2)AB ने क्या बोला कि एक तो रिसर्च होनी चाहिए इन हाउस। क्या होनी चाहिए? इन हाउस रिसर्च होनी चाहिए। खुद रिसर्च कर रहे हो आप, किसके द्वारा होनी चाहिए वो रिसर्च? ओनली बाय कंपनी, ओनली बाय कंपनी। रिसर्च होनी चाहिए कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा रिसर्च होनी चाहिए? कंपनी के द्वारा। कंपनी क्या करती हो? कंपनी या तो बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में हो, है ना, जैसे कोरोना में कोवैक्सीन बना दी, कोविशील्ड बना दी, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस हो। या कंपनी कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की कोई नई कला ढूंढ के लाई हो, है ना, राइट। साथ साथ कंपनी ने क्या कराया हो? अपने सभी काम का तुम्हारे जैसे होनहार सीए से ऑडिट कराया हो। तो अगर ये सारे काम पूरे हैं तो जितना भी तुमने खर्चा किया है मशीनों के ऊपर 100% एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 100% पीएल में खर्चा अलाउ हो जाएगा, 100% अलाउ हो जाएगा, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग।
एक सबसे खतरनाक बात, ये कंपनी को मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन इंडिविजुअल का आता है, तो याद रखना ये एमसीक्यू में बन सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्शन हो, ऑडिट वगैरह हो रखा हो, 100% जो भी खर्चा किया पीएनएल में डेबिट कर दो, 100% जो भी खर्चा किया पीएनएल में डेबिट कर दो। अब एक राज की बात सीखो, राज की बात बताएं, राज की बात। राज की बात क्या कहती है? राज की बात ये कहती है बाबू लोग कि अगर 35 2AB में लैंड और बिल्डिंग का खर्चा अलाउड नहीं कर रहे आप 35 2AB में, और मेरा बिजनेस है ना, यानी कि ए लिमिटेड है, एमसीक्यू बनेगा एग्जाम में, ए लिमिटेड है, वो बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस करती है, उन्होंने बिल्डिंग परचेज करी, ए लिमिटेड है, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस करती है, बिल्डिंग परचेज करी 1 करोड़ की, इज बिल्डिंग एक्सपेंडिचर अलाउड? क्या बिल्डिंग का पूरा एक्सपेंडिचर जो मैं 35 2AB में कर रहा हूं, क्या वो किसी भी तरीके से अलाउ हो सकता है? बोलेंगे भाई? नहीं नहीं, किसी और से नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। आंसर देंगे बाबू लोग? क्या बिल्डिंग का खर्चा किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगाकर पीएल में डेबिट किया जा सकता है? ये एमसीक्यू आने की फुल संभावना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अलाउ होना चाहिए पीएल में 35 के तहत। बोलो क्या 35 2AB में? अब देखो समझना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ही गौतम गंभीर से भी गंभीर बात। बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस है, मान लो हम कह रहे हैं ऑडिट भी हो रहा है, 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तो यहां लिखा है हमने बिल्डिंग का खर्चा पीएनएल में डेबिट नहीं करना, तो 35 2AB मुझे बिल्डिंग का खर्चा, साइंटिफिक रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी साइंटिफिक रिसर्च ना, 35 2AB मुझे बिल्डिंग का खर्चा पीएनएल में डेबिट करने से रोकता है। लेकिन बाबू 35 तो नहीं रोकता ना, 35 कहां रोकता है? 35 कहां रोकता है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 35 2AB ने मुझे बिल्डिंग का खर्चा पीएनएल में डेबिट करने से रोका है, तो मैं 35 का सहारा तो ले सकता हूं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की जो साइंटिफिक रिसर्च है, तो मैं बोलूंगा यस, 35 2AB के तहत तो नहीं, पर सेक्शन 35 के तहत मैं पूरा का पूरा पीएनएल में खर्चा डालूंगा और मैं एंट्री पास कर दूंगा, पीएनएल डेबिट टू बिल्डिंग, पीएनएल डेबिट टू बिल्डिंग 35 के तहत पास करने के लिए मैं तैयार हूं। आंसर क्या आएगा? यस, एज पर सेक्शन 35, क्योंकि 35 में क्या लिखा है? एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड लिखा है, तो मतलब बिल्डिंग पीएनएल में अलाउड है, एक्सेप्ट लैंड लिखा है तो मतलब बिल्डिंग पीएनएल में अलाउड है, बिल्डिंग पीएनएल में अलाउड है, बिल्डिंग पीएनएल में अलाउड है। समझ गए भैया? ओ भैया समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये है बाबू आपका बहुत ही मजेदार सेक्शन 35 का पहला पड़ाव, जब हमने बात करी किसकी? इन हाउस रिसर्च की, सेल्फ रिसर्च की। बोलो भाई, नोट कर लिया? बोलेंगे भैया? पढ़ के देख लें एक बार।
अब इन हाउस रिसर्च हो गई। अब करते हैं दान की बात। अगर आपने रिसर्च के लिए दान दे दिया, रिसर्च के लिए अगर आपने रिसर्च के लिए दान दिया है तो दान का सेक्शन तुमने 80G पढ़ा था, 80G में मत टपका देना इसे। अगर किसी बिजनेसमैन ने रिसर्च के लिए दान दिया तो वो दान 80G में नहीं, PGBP में कवर होगा। और बच्चा गलती क्या करता है, एक बिजनेसमैन रिसर्च के लिए दान देता है तो वो 80G में कूदा देता है। तो बाबू लोग, अगर एक बिजनेसमैन रिसर्च के लिए दान देता है तो 80G में नहीं, PGBP में वो दान कवर है, सेक्शन 35 के तहत। PGBP में वो दान कवर है सेक्शन 35 के तहत। मुझे बात समझ में आई? जल्दी नोट करो। तो कहां कहां दान देना है, एंट्री मार देंगे। अगर आपने यहां दान दिया तो एंट्री मार देना, PNL डेबिट टू दान फॉर SR, दान फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दान फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दान फॉर साइंटिफिक। एंट्री मार देंगे सर PNL डेबिट टू दान फॉर साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि अगर आपने डेबिट किया है, सारा का सारा खर्चा आप PNL में डेबिट कर दो। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए दान दिया, किसको, नेशनल लेबोरेटरी, IIT, है ना, राइट, विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, आपने उसको डायरेक्शन में लिख के दिया है कि इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल करा जाना चाहिए। इस पैसे को 100% PNL में डेबिट कर दो बाबू लोग। PNL अकाउंट डेबिट टू दान, ये एंट्री डाल देंगे, PNL अकाउंट डेबिट टू दान एंट्री डाल देंगे। अगर आपने दान दिया है सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च, कितने प्रतिशत वोट हुई, हम कैसे हम दो हमारे दो का नारा लगाते हुए चाइना से आगे निकल गए, हम दो हमारे एक तक भी नारा लगाते हुए हम चाइना से आगे निकल गए भाई, ठीक है ना। या फिर आपने किसी इंडियन कंपनी को दान दिया है जिसका पर्पस ही रिसर्च करना है, या फिर आपने दान दे दिया है साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड एसोसिएशन जैसे इसरो, या दान दे दिया किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, है ना, जिनका काम रिसर्च करना है। और वो जो रिसर्च एसोसिएशन है वो क्या करती हो, जितनी भी डोनेशन रिसिप्ट की है उसकी स्टेटमेंट ताई को भेजती हो कि देखो हम इतना डोनेशन प्राप्त करते हैं दान के नाम पर, इस डोनेशन से हम दान ही करते हैं। तो 100% 100% 100% 100% का मतलब क्या हुआ, एंट्री पास कर दो, PNL डेबिट टू साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन। यानी यहां पर डोनेशन को खर्चा मान लिया, हेयर दान इक्वल टू ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। यहां दान को ताई ने एक्सपेंस मान लिया, यहां दान को ताई ने एक्सपेंस मान लिया, यहां दान को ताई ने एक्सपेंस मान लिया। बोलेंगे भैया, बोलेंगे
नोट कर लिया? तो भाई एंट्री पास कर देनी है, जल्दी बोलो भाई, एंट्री पास कर देनी है P&L डेबिट टू दान। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा? ये कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि इन हाउस रिसर्च हो या दान हो, चाहे आप अपने घर में रिसर्च करते हो, चाहे आप दान देते हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। P&L डेबिट टू मशीन का पूरा मजा लिया जा सकता है, या P&L डेबिट टू दान से पूरी एंट्री को P&L में डेबिट करो, प्रॉफिट को घटा दो, भयंकर तरीके से प्रॉफिट को घटा दो, भयंकर तरीके से नेट प्रॉफिट को घटा दो, भयंकर तरीके से नेट प्रॉफिट को घटा दो। बोलेंगे नलायको, बात समझ में आ रही है इतनी? बोल नहीं रहे यार। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। हाँ, वो चेक करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखो सर, हेडिंग डालो, खास बात, राज की बात। अब सुनेंगे ध्यान से भाई। मैं एक एसेट यूज करता था, है ना, अपने नॉर्मल बिजनेस में। कहाँ यूज करता था? अपने नॉर्मल बिजनेस में। ठीक है, मान लो अपना नॉर्मल बिजनेस कोचिंग। अब मैंने उसमें से एक मशीन उठा के, मान लो लैपटॉप उठा के, कंप्यूटर उठा के, एक मशीन 2 साल के बाद अपने रिसर्च सेल में भेज दी, रिसर्च सेल में ट्रांसफर कर दी 2 साल के बाद। वो नॉर्मल बिजनेस में मेरी वो मशीन मान लो 100 करोड़ की थी। रिसर्च सेल में जब वो आई तो रिसर्च सेल में मशीन आते ही सेक्शन 35 लग जाता है। तो सेक्शन 35 में मुझे ये कहा जाता है कि सेक्शन 35 में एसेट आते P&L में डेबिट कर दो। तो सेक्शन 35 ने बोला सारी की सारी वैल्यू एसेट P&L में डाल दो। अब मेरा सवाल यह है कि P&L में जो डालूंगा वो कितनी वैल्यू डालूं, P&L में जो डालूंगा वो कितनी वैल्यू की मशीन डालूंगा, कितनी वैल्यू मैं कितना P&L में डेबिट करूं। 100 करोड़ करूं या नहीं करूं, 100 करोड़ करूं या नहीं करूं। सही बच्चे जवाब देंगे इस चटपटे क्वेश्चन का। कितना डेबिट करना है बाबू लोग? कितना P&L में डेबिट करूं?
ऐसे कैसे चलेगा, इतनी देर तक जवाब ना तेरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी बताओ, इतने आसान आसान आंसर का जवाब नहीं दे रहे तुम। बता सकते हो? पीएनएल में नहीं, बुक वैल्यू नहीं। अरे नलायको, ये बताओ, बिल्कुल लॉजिकल बात, बिल्कुल लॉजिकल बात, बिल्कुल लॉजिकल बात। जब पीएनएल में ये मशीन थी तो 2 साल तुमने इसका डेप का मजा नहीं लिया होगा? डेप का मजा लिया होगा, नहीं लिया होगा? कि पहले साल डेप खाया, दूसरे साल डेप खाया। अब डेप के बाद जब मैं दूसरी उसको रिसर्च में लेके गया तो वहां पर जो मशीन पहुंची वो क्या सी पहुंची होगी? उसकी WDV पहुंची होगी। तो आंसर क्या आएगा? WDV ऑफ असेट अलाउड इन पीएनएल। तो WDV कैसे निकाली? है ना, मान लो 100 की थी, 100 की मशीन थी, पहले साल का 15% डेप्रिसिएशन 15, फिर कितनी बची? 85, फिर 85 का 15% कितना माइनस करेंगे? 12.7, कितना बचा? 72.3। यही तो बचेगा। तो क्या आंसर आएगा? चेक करना एक बार, ये बचेगा ना? यानी कि आप अब पीएनएल में इतना अलाउड करोगे, दैट इज ये आंसर होगा। सेक्शन 35 के तहत 72.3 आप पीएनएल में अलाउ करोगे, 72.3 आप पीएनएल में अलाउ करोगे। हाँ, उसको WDV बोल देंगे, है ना, उसको WDV बोल देंगे, है ना। तो ताई ने उसको WDV बोल दिया, ठीक है। तो हम यहां क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स में WDV बोलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से। मेरी एक एसेट थी जो पहले से साइंटिफिक रिसर्च में थी। मैंने उस एसेट को क्या किया? दो साल के बाद ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल बिजनेस में। मैंने उस एसेट को 2 साल के बाद ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल बिजनेस में। अब मुद्दा यह आता है कि वो साइंटिफिक रिसर्च की एसेट थी 100 करोड़ की। तो बताओ नॉर्मल बिजनेस में उसकी अब वैल्यू कितनी आएगी? नॉर्मल बिजनेस में उसकी वैल्यू कितनी बुक्स में, खातों में रिकॉर्ड करूं? साइंटिफिक रिसर्च से वो एसेट मैं अपनी कोचिंग में ले आया, तो कोचिंग में जब एंट्री डालूंगा कि भाई कोचिंग में एक एसेट आई है, कोचिंग में एक लैपटॉप आया, तो कितनी डालूंगा?
अशिका दीदी कह रही है 0, तनिष्क भैया कह रहे हैं 72, है ना। केशव भैया क्या बोलते हो? अरे नलायको, जो बच्चे 0 कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नशेड़ियों, जब ये सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च में थी और सेक्शन 35 में थी, तो 2 साल पहले जब ये साइंटिफिक रिसर्च सेल में एसेट थी तो तुमने क्या एंट्री पास कर दी होगी? पीएनएल डेबिट टू एसेट पास कर दी होगी। पीएनएल डेबिट टू एसेट पास कर दी होगी, नहीं कर दी होगी? जब तुमने ये एंट्री पास करके 100 करोड़ की वैल्यू पीएनएल में डाल दी, 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 तो तुमने 2 साल पहले ही 100 करोड़ रुपए पीएनएल में डाल के असेट क्या कर दी? राइट ऑफ नहीं कर दी? तो तुमने एक असेट जो अपने खातों में पीएनएल में 100% राइट ऑफ कर दी, 100% खाते में क्या कर दी? डेबिट कर दी, तो उसकी वैल्यू 0 की बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू हो गई? 0 नहीं हो गई? होश में हो कि नहीं हो? बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी होगी? जब पूरी की पूरी वैल्यू तुमने पीएनएल से राइट ऑफ कर दी तो बैलेंस शीट में वैल्यू 0 हो गई। तो अब 0 वैल्यू की एसेट अपने बिजनेस में लेके जा रहा हूं तो वैल्यू 0 ही तो आएगी। तो अशिका दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, यहां पर वैल्यू होगी बाबू नील। यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? नील। बोलो, समझ गए क्यों नील हो गई? क्योंकि जब साइंटिफिक रिसर्च में एंट्री डाली होगी, तनिष बाबू समझ गए? समझ गए? क्योंकि जब साइंटिफिक रिसर्च में असेट डाली होगी तो असेट कैसे डाली होगी? कुछ भी नहीं। अरे कुछ क्यों आएगा? 0 आएगा। तो जब साइंटिफिक रिसर्च में एंट्री डाली होगी मैंने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन 100%, 100 करोड़ 100 करोड़, तो वैल्यू पीएनएल से राइट ऑफ करके 0 कर दी तो 0 वैल्यू आएगी बिजनेस में। तो नील वैल्यू की बिजनेस में एसेट ट्रांसफर मानी जाएगी। वैल्यू में दिखाऊंगा नील, वैल्यू में दिखाऊंगा नील, वैल्यू में दिखाऊंगा नील, तो नील हो गई वैल्यू। अब इसको तुम बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, है ना। अब सुनेंगे ध्यान से। अगर तुमने सेल करी, बाबू बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं मैं। सेल कर दी एट द रेट, चलो ठीक है, सेल कर दी एट द रेट 110 और सेल कर दी एट द रेट 70 लाख। अब सेल करके जो वैल्यू आई है उसका क्या होगा? समझेंगे? एक्सपेक्टेड मामला है ये, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम, खतरा बना लेंगे इस पे। एक असेट पहले साइंटिफिक सेल में थी जिसको मैंने साइंटिफिक सेल में डाला और 0 कर दी, और उस 0 वैल्यू की एसेट को अब मैं नॉर्मल बिजनेस में लेके आया, और या तो नॉर्मल बिजनेस में नील वैल्यू पे लाया हूं या उसको मैंने फिर उसको बेच दिया बाहर। तो एक हल्की सी झलक तुम्हें बताता हूं, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। गाना गाना पड़ेगा, एहसान इतना सा कर दे मुझे फिर तन्हा सा कर दे, एहसान इतना सा कर दे मुझे फिर तन्हा सा कर दे। तो यहां पर सेम एहसान वाला कॉन्सेप्ट चुकाना है, एहसान डेप्रिसिएशन का, एहसान पीजीबीपी का। तो मुझे बताओ यहां पर बिजनेस का कितना एहसान है? एहसान उतना ही होता है जितनी पैसे से मेरी प्रॉफिट घटता है। तो सेल अगर किया है तो एहसान वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। जब तुमने ये सारी की सारी वैल्यू पीएनएल में डेबिट कर दी, तो इससे क्या एहसान हुआ? इससे एहसान ये हुआ कि मेरा नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से कम हो गया, और नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से कम हुआ तो मेरा टैक्स भी कम हुआ, और ये मेरा टैक्स और नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो यही मेरे ऊपर पीजीबीपी का एहसान है। पीजीबीपी का यही एहसान है कि पीजीबीपी ने मेरा नेट प्रॉफिट पीएनएल में डेबिट करवा के खर्चा
पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा का पूरा खर्चा, पूरी की पूरी एसेट पीएनएल में डेबिट करवा के मेरा नेट प्रॉफिट कम कराया है। पीजीबीपी का एहसान है, पीजीबीपी का एहसान है बाबू, पीजीबीपी का एहसान है। तो अगर असेट 110 करोड़ की बिकती है तो जीरो वैल्यू की एसेट, नील वैल्यू की एसेट 110 करोड़ में बिक जाती है। तो पहले एहसान करो, 100 करोड़ रुपए टैक्सेबल इन पीजीबीपी, बहुत बढ़िया। 100 करोड़ रुपए टैक्सेबल इन पीजीबीपी, एहसान चुकता हो गया। और 10 करोड़ रुपए टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल के, समझो बाबू। हाँ, और जब मैं दूसरे केस में 70 लाख की एसेट को बेच देता हूं, तो मैंने तुम्हें कहा था पहले एहसान चुकाना है, शेयर मार्केट वाले भैया सभी को मैंने समझाया था, पहले एहसान चुकाना है, पहले एहसान चुकाना है, पहले एहसान चुकाना है। तो पहले एहसान चुका देंगे 100 करोड़ का, लेकिन 100 करोड़ तो मिले ही नहीं, 70 मिले हैं। तो 70 लाख इज टैक्सेबल इन पीजी, 70 लाख इज टैक्सेबल इन पीजीपी, 70 लाख इज टैक्सेबल इन पीजीबीपी। एहसान कॉन्सेप्ट लगा, और जो साइंटिफिक रिसर्च में वैल्यू खत्म हुई थी जीरो पर, जीरो से हमने उसे अगर बेचा है तो भाई एहसान कॉन्सेप्ट से सेम काम करेंगे जो बिजली विभाग वाले केस में काम किया था। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, नॉर्मल बिजनेस में साइंटिफिक रिसर्च में सेल में एसेट कुदा दी, साइंटिफिक रिसर्च सेल से नॉर्मल बिजनेस में एसेट कुदा दी। तो इन दोनों केस में क्या बातें बनती हैं, ये मुझे एग्जाम में सीखना है और एग्जाम में लिख कर आना है। बोलो सर, नोट कर लिया? बोलो भैया। ए पुष्पा, फ्लावर नहीं फायर बनने का है। जल्दी बोलेंगे सर नोट कर लिया, नोट कर लिया, बढ़िया तरीके से नोट कर लिया। स्पेशल बात सेक्शन 35 की, बोलो। यस सर, अब पढ़ के देख लें। हंड्रेड परसेंट खर्चा अलाउड, रेवेन्यू का हो, कैपिटल नेचर का हो, ड्यूरिंग द ईयर पूरा। रेवेन्यू कैपिटल नेचर का हो तो पिछले 3 साल का, और रेवेन्यू नेचर में सैलरी और मटेरियल। ठीक है। 35 2AB कंपनी होनी चाहिए, इन हाउस रिसर्च होना चाहिए। लैंड और बिल्डिंग की डिडक्शन 35 2AB नहीं मिलेगी। हाँ, आप बिल्डिंग की 35 में ले सकते हैं। यही एमसीक्यू का क्वेश्चन मैंने तो बताया एग्जाम में बनता है। ठीक है, ये लिखी बात कंपनीज को ही दी जाती है। दान की बात कर दी, दान में एंट्री डाल देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू दान फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, अनएब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी बिल्कुल 32(2) की तरह अनएब्जॉर्ब की तरह ही करेंगे हम। सेल, यही बात, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च सेट को सेल किया है तो पीजी में कितना जाएगा? एहसान। सेल प्रोसीड 110, डिडक्शन ऑफ पीजीपी का 100,
क्या कम है? 100 का एहसान। क्वेश्चन नंबर 2 में सेल प्रोसीड 70, एहसान पीजीबीपी का 100, क्या कम है? 70। तो चाहे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखना, अगर साइंटिफिक एसेट को साइंटिफिक रिसर्च के बाद बेचते हो तो एहसान वाले कॉन्सेप्ट से आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब उस आंसर को ताई ने क्या कर दिया? उस आंसर को ताई ने फॉर्मूले में बदल दिया। सेल प्रोसीड और डिडक्शन जो कम है वो तो पीजीबीपी में ले जाओ, और अबव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लो, तो वो मैंने तुम्हें यहां पर लिखवा दिया कि सेल प्रोसीड से जो अबव है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे। तो ये था भाई फुल ऑन डिटेल एनालिसिस किसकी सर? 35 की। नहीं भाई केशव भैया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन का यहाँ गेम ही नहीं है। जब आप 35 में हो तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, या तो 35 लगाओ या फिर 32 लगाओ, एक ही चीज लग सकती है भाई। ये मैंने पहले भी लिखवा दिया, ऊपर लिखवाया, तुमने शायद नोट नहीं किया, मैं फिर से लिखवा रहा हूं। इफ देयर इज सेक्शन 35 देन नो सेक्शन 32। अगर 35 है तो 32 लगेगा ही नहीं, अगर 35 लग गया है तो 32 नहीं लगेगा। 32 क्या कहता है? 32 कहता है डेप, 35 से कहता है डेप वेप छोड़ना भाई, सीधा पीएनएल में मशीन डाल देना, तो डेप की बात ही खत्म। 80G का कोई रोल नहीं है। 80G में साइंटिफिक रिसर्च के दान के अलावा बाकी दान आते हैं। 80G में साइंटिफिक रिसर्च के दान के अलावा बाकी दान आते हैं, है ना? किसके द्वारा दान आते हैं? बिजनेसमैन अगर साइंटिफिक रिसर्च में दान कर रहा है, बिजनेसमैन अगर साइंटिफिक रिसर्च में दान कर रहा है तो वो 80G में नहीं पबजी में जाएगा। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी सैलरीड एम्प्लॉय हैं, एक सैलरीड एम्प्लॉय पीजी, एक सैलरीड एम्प्लॉय साइंटिफिक रिसर्च में दान कर रहा है, एक सैलरीड एम्प्लॉय साइंटिफिक रिसर्च में दान कर रहा है, तो 80G में जाएगा। नई बात। इसलिए 80G पहले ही पढ़ा चुका हूं। दान टू साइंटिफिक रिसर्च बाय बिजनेसमैन कहां कवर होगा? बाय सैलरी एम्प्लॉय कहां कवर होगा? ऐसे याद कर लो। हाँ तनिष भैया बिल्कुल सही बात बोली, अब तुमने बात पकड़ ली। उसको पूरा डिडक्शन का मजा पीएनएल में डेबिट करके दे देंगे, पूरा डिडक्शन का मजा पीएनएल में डेबिट कर दिया। ठीक है, अगला टॉपिक 35 AD सेम कहानी पे चलता है, सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है। अब कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, अब कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस में अब कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसमें आपको एंट्री डालनी है खास बिजनेस, पीएनएल डेबिट टू एसेट, पीएनएल डेबिट टू एसेट। इस एंट्री का आपके पास ऑप्शन है, या तो ये एंट्री डाल दो या फिर सेक्शन 32 का मजा ले लो, डेप लगा लो। ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। एज अ बिजनेसमैन आप किसका मजा लेना चाहते हो? या तो 32 में डेप लगा लगा के पीएनएल में कई सालों तक मजा लो,
कि भैया 100 करोड़ की मशीन खरीदी, 15% डेप होता है, तो 15 लाख आज 15 करोड़ आज डालूंगा, फिर 15 करोड़ कल को डालूंगा, मतलब 15% हर साल डालता रहूंगा डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो या फिर ताई कह रही है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बिजनेस में बताने जा रही हूं, जो बिजनेस में बताने जा रही हूं उसमें तू डेप मत ले, सीधा 100% पीएनएल में एक ही झटके में डाल दे। तो ताई ने ये कह दिया आइदर यू कैन क्लेम डेप इन 32 और यू कैन क्लेम 100% डिडक्शन इज 35 एडी। ऑप्शन भाई तेरे हाथ में है, ऑप्शन भाई तेरे हाथ में है, ऑप्शन भाई तेरे हाथ में। तुम बताओ किस में ज्यादा फायदा है, 35 एडी लेने में फायदा है या 32 लेने में फायदा है? 35 एडी लेने में फायदा है, 32 लेने में फायदा है? हाँ केशव भैया सही कह रहे हो बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है 35 में फायदा होगा या 35 एडी में? मेरे हिसाब से तो 35 एडी है ना सही है, क्योंकि एक ही झटके में, एक ही बार में है ना 100% मशीन अलाउ, एक ही झटके में, एक ही झटके में 100% मशीन अलाउड, एक ही झटके में 100% मशीन पीएनएल में अलाउड। तो भैया बाकी बालक भी मेरे साथ बिल्कुल सहमत है सर, 32 छोड़ो, मर मर के 5 साल 10 साल तक घिसते रहो, एक ही झटके में डाल दो पीएनएल में, खत्म। ये लिखी बात, ठीक है। लेकिन ये ऐसा मजा जमीन पे तो मिलता ही नहीं है जमीन पे तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि लैंड कभी भी डेप्रिशिएबल होता ही नहीं है। ऐसा ही मजा यहां पर गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर नहीं मिलेगा, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर यह मजा नहीं मिलेगा। यानी कि ये मजा पीएनएल डेबिट टू एसेट किन बिजनेस में मिलेगा? यानी कि ये जो मजा है ना, मजा कौन सा मजा सर? पीएनएल डेबिट टू एसेट्स। अब इनको भैया जी के पीएल करना पड़ेगा, कौन कौन से बिजनेस है, क्योंकि कोई लोचा ही नहीं है दिमाग लगाने का, सिर्फ क्या करने का है, एसेट के नाम याद करने, वो बिजनेस के नाम याद करने। अगर तुम्हारा बिजनेस है इनलैंड कंटेनर डिपोट या फ्रेट स्टेशन, यानी कि पोर्ट पर जो बंदरगाह होते हैं, जो शिपिंग कंपनी होती है, उनके पास बहुत बड़े बड़े कंटेनर नहीं होते जो शिप के किनारे पोर्ट पर रखे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सामान लद लद के आता है ना, टाइटैनिक जैसे शिप में। उन तुम्हारा कंटेनर फ्रेट का बिजनेस है, तो तुम पीएनएल में पूरा एसेट डेबिट कर देना। तुम बनाते हो शहद, बाबू क्या बनाते हो? शहद, या फिर बनाते हो मोम, मोमबत्ती का मोम, और शहद बनाते हो, 100% मजा लो। तुम्हारे पास एक वेयर हाउस है जिसमें चीनी स्टोर करते हो, वेयर हाउस है चीनी स्टोर करते हो, तो वेयर हाउस में 100% मजा लो। वेयर हाउस, जितने का वेयर हाउस खरीदा पीएनएल में डेबिट कर दो। या फिर तुम पाइपलाइन नेटवर्क बिछाते हो, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड ऑयल पाइपलाइन, है ना, जैसे हम आजकल बिछा रहे हैं सीधा ईरान इराक से इंडिया में, तो अब तुम ये पाइपलाइन का बिजनेस तो पूरा का पूरा पीएनएल में डेबिट कर दो। अगर तुम्हारा बाबू होटल है, होटल मून स्टार, 2 स्टार और अबव, तो जितनी भी होटल की बिल्डिंग है पीएनएल में डेबिट मारो बिना किसी दिक्कत के। अगर तुमने वही होटल अपना किसी और को चलाने के लिए दे रखा है तो भी पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने वो होटल किसी और को चलाने के लिए दे रखा है कि भाई होटल मेरा है, चला तू ले। ऐसे अगर आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डिंग के तहत, तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो भी तुम्हारी एसेट्स है वो पीएनएल में डेबिट मार दो, है ना, कि भाई तुम हाउसिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से सरकारी घर बनाते हो, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो तुम बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, तो तुम्हें सारा खर्चा, सारी एसेट पीएनएल में एक बारी में डेबिट, है ना। अगला देखो क्या होता है सर, अगर तुमने देखा हो कई बार जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में सीमेंट और रोड़ी का एक मसाला बनाते हैं, मसाला,
बनता नहीं बनता है? जिसे चिनाई होती है, वो मसाला बनाया मसाला बनाया मसाला बनाया, गोल गोल घुमाया गोल गोल घुमाया गोल गोल घुमाया, मसाला बनाया गोल गोल घुमाया मसाला बनाया, बनाया। अब मान लो एकदम से बरसात हो गई, बरसात हो गई तो भैया अब तुम बिल्डिंग की चिनाई तो कर नहीं सकते, बिल्डिंग पे मसाला चिपका तो सकते नहीं कि सूखेगा और जम जाएगा सीमेंट। अब उस मसाले को रखे कहाँ, मान लो 2 दिन बारिश चलेगी, 3 दिन बारिश चलेगी, मुंबई में जाओ तो 10-10 15 दिन बारिश चलेगी, तो उस मसाले को एक जगह पे स्टोर करते हैं, उस स्टोरेज को बोलते हैं स्लरी पाइपलाइन। ये रहा स्लरी पाइपलाइन, यूज ऑफ माइनिंग ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, सेमी लिक्विड सीमेंट। उस सीमेंट के लिक्विड को आप क्या करो, स्लरी पाइपलाइन में स्टोर कर दो, तो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जब उस लिक्विड को तुम निकालोगे तो बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, जैसे तुमने ताजा बनाया है। तो अगर आप स्लरी पाइपलाइन का बिजनेस करते हो तो सीधा पीएनएल में डेबिट कर देना टू स्लरी पाइपलाइन। ऐसी अगर तुम्हारा बिजनेस है सेमीकंडक्टर वेफर का, सेमीकंडक्टर वेफर समझते हो, जो मोबाइल की चिप्स होती है ना, चिप, मोबाइल चिप, तो मोबाइल जो चिप है, मोबाइल चिप है ना बाबू, मोबाइल चिप के पीछे तुमने देखा होगा कुछ ऐसे 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 है ना, डिजाइन डिजाइन से लहरती हुई कुछ लाइनें बनी होती हैं, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर वेफर। अगर आप वो चिप बना रहे हो और सेमीकंडक्टर वेफर बनाते हो तो पूरा का पूरा पीएनएल में डेबिट मार देना बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ऊपर वाले सभी बिजनेस तुम क्या कर सकते हो, पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। तो ऊपर वाले सभी बिजनेस का एक सीक्रेट चीट कोड बना के लाया हूं मैं, है ना, और उस चीट कोड का नाम है 35 AD ने सांप की तरह बोला, हिस, सांप की तरह हिस बन गया। हिस पाइपलाइन, एच से बाबू हनी बी, हनी बी और वैक्स, आई से इनलैंड कंटेनर डिपोट, इनलैंड कंटेनर फ्रेट, एस से शुगर का वेयर हाउस, अगले एस से स्टार होटल, अगले एस से सेमीकंडक्टर, अगले एस से स्लरी पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन के पाइपलाइन से क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन। जल्दी नोट करेंगे भाई, अरे डायरेक्ट डाल दो एक बारी में पीएनएल में, टेंशन ही सॉल्व। जल्दी बोलो, चीट कोड नोट कर लिया? यस सर, सभी बच्चे कह रहे हैं सर चीट कोड नोट कर लिया। इसके अलावा और कौन से बिजनेस हैं, है ना? कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड चेन, कोल्ड चेन क्या होती है सर? जैसे आइसक्रीम जहां स्टोर होता है, मदर डेयरी में जब दूध आता है तो एक ट्रक आता है ना, ट्रक में बिल्कुल वो दूध भर के लाते हैं, वो कोल्ड चेन फैसिलिटी होती है। वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर,
किसका वेयर हाउस? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का वेयर हाउस, एग्रीकल्चर का वेयर हाउस, यानी तुमने एक वेयर हाउस खरीदा है, गोडाउन खरीदा, इसमें एग्रीकल्चर सामान रखते हो तुम, पीएनएल में पूरा डेबिट कर देना, पूरा का पूरा वेयर हाउस पीएनएल में डेबिट कर देना। हॉस्पिटल बाबू, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल भी वो होना चाहिए जहां पे कम से कम 100 पेशेंट एक साथ लुढ़काए जा सकें, 100 बेड का, 100 के 100 एक साथ निपटाओ, है कि नहीं बात? हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रिहेबिलिटेशन, HI हाउस, हाउस प्रोजेक्ट अंडर स्लम रिहेबिलिटेशन। जैसे पिक्चर आई थी ना नायक पिक्चर, अनिल कपूर वाली, तो अनिल कपूर क्या करता है उसमें चेक करने जाता है कि भैया कि ये जो सामान बन रहा है, ये जो घर बन रहा है, ये गरीब स्लम लोगों के लिए बन रहा है, और स्लम लोग उसे क्या दे देते हैं? रेंट पे दे देते हैं। तो जो कंपनी ये स्लम लोगों के लिए घर बना रही है बाबू लोग, उनको पीएल में डेबिट कर देंगे। और भाई फर्टिलाइजर, 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 है ना, राइट, यानी फर्टिलाइजर मतलब एक तरीके से खाद। अगर आप खाद बनाते हैं जो खेती में काम आएगी, है ना, खाद बनाते हैं, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर को लिख सकते हो खाद। तो इसका सीक्रेट कोड, इसका चीट कोड क्या बनेगा सर? चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे। ठीक है, तो सी से कोल्ड, एच से हॉस्पिटल, अगले एच से हाउसिंग, ए से एग्रीकल्चर का वेयर हाउस, और के से खाद यानी कि फर्टिलाइजर खाद, है ना, और डी से डिडक्शन 100%, डिडक्शन 100%। तो चक दे बाबू, तो हिज पाइपलाइन और चक दे हिज पाइपलाइन और चक दे हिज पाइपलाइन और चक दे हिज पाइपलाइन और चक दे। तो सेक्शन 35 AD बोलता है हिज पाइपलाइन में कोई भी एसेट खरीदो पीएनएल में डेबिट कर दो पूरी, चक दे की कोई भी एसेट खरीदो पीएनएल में डेबिट कर दो पूरी, चक दे की कोई भी एसेट खरीदो पीएनएल में डेबिट कर दो पूरी, है ना। अगली शर्त 35 AD के बिजनेस में अगर कोई लॉस आ रहा है, अगर लॉस है तो वो 35 AD के बिजनेस से एडजस्ट होगा, सेट ऑफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे, सुनना ध्यान से, अब मेरे 3 बिजनेस है, एक मैं बनाता हूं शहद, है ना, एक मैं बनाता हूं खाद, और तीसरा बिजनेस है मेरा टीचिंग का। मान लो भाई शहद के बिजनेस में लॉस आ रहा है, टीचिंग के बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, फर्टिलाइजर के बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं बाबू लोग तुम्हारे जैसे होनहार सीए से जानना चाहता हूं, और ये खतरा बना के मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि भाई हनी का जो लॉस आ रहा है वो फर्टिलाइजर से एडजस्ट होगा या टीचिंग से एडजस्ट होगा। शहद के बिजनेस का जो लॉस आ रहा है वो फर्टिलाइजर से एडजस्ट होगा या टीचिंग से एडजस्ट होगा, बोलेंगे? सर हनी का लॉस फर्टिलाइजर से तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हनी का लॉस टीचिंग बिजनेस से एडजस्ट नहीं होगा। हनी और फर्टिलाइजर आपस में खेल सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, क्योंकि हनी और फर्टिलाइजर दोनों ही स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेना, पर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से एडजस्ट नहीं होएगा बाबू। अगली बात, अगर तुमने पूरा पीएनएल में पूरी एसेट डाल दी तो अगली शर्त यह है
जो असेट तुमने 35 AD की डाली है, जैसे तुमने गोडाउन फर्टिलाइजर हो, या मान लो गोडाउन है चीनी का या गोडाउन है खेती का, अब तुमने गोडाउन को क्या कर दिया, पूरा पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो शर्त यह कि अब तुम उसे बेच नहीं सकते, तुम्हें उस गोडाउन को यूज करना पड़ेगा, यूज सच गोडाउन, है ना, ये वाला जो गोडाउन है हमारा, ठीक है ना, वेयर हाउस, ये जो वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस को तुम्हें यूज करना पड़ेगा 8 साल तक। आठ साल तक। और अगर सर 8 साल से पहले बेच दिया तो लिखें खतरनाक बात, इफ असेट यानी कि वेयर हाउस, जैसे हमने एग्जांपल में वेयर हाउस ली, सोल्ड विद इन 8 ईयर्स, तो जो डिडक्शन है वो वापस आपकी इनकम मान ली जाएगी। डिडक्शन ट्रीटेड एज, तो जो आपने पीएनएल में डिडक्शन की ना, उसको आपको क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। हाँ, साथ में बस फिर डेप्थ मिल जाएगा, मगर तो यहां इनकम अलाउड हो जाएगी। ठीक है, और मान लो तुमने 2 साल बाद एसेट बेच दी, तो मान लो फॉर एग्जांपल आपने एसेट बेच दी 2 साल बाद, दैट इज आफ्टर 2 ईयर्स, तो यहां क्या होगा, 2 साल का डेप पीएल में डाल देना, 2 साल का डेप पीएल में अलाउ हो जाएगा, और 100% वैल्यू पहले डिसअलाउ कर देना, इनकम में अलाउ कर देना। ठीक है, यानी इस साल पूरे की पूरी 100% वैल्यू इनकम अलाउड, इनकम अलाउड होने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और 2 साल के डेप से क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट गिर जाएगा। तो मुझे ये एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ेगी, इनकम बढ़ जाएगी पूरी असेट की वैल्यू से, मान लो असेट थी 100 करोड़ की, तो पूरी 100 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी, और 2 साल का डेप निकाल देना, मान लो 2 साल का डेप आ रहा है उसके ऊपर 30 लाख का, तो 30 लाख के डेप को पीएनएल में अलाउ कर देना, तो प्रॉफिट 30 लाख से घटेगा, और इनकम को असेट की वैल्यू बना देना, तो वो 100 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने 8 साल वाली शर्त का उल्लंघन किया है, 8 साल वाली शर्त का उल्लंघन किया है। और सर आज के आखिरी 2 सेक्शन जो बिल्कुल भी खास नहीं है, टुच्चे मुच्चे से, है ना, सेक्शन है, ये सेक्शन भी कहता है पीएनएल डेबिट टू असेट कब, अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट बनाया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट बनाया है, तो 100% अलाउ है किसी भी एसएससी को। ठीक है भैया, और अगला सेक्शन भी ये बोलता है, अगर आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करा है, चाहे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हो चाहे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, ये दोनों सेक्शन भी यही बात बोलते हैं, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, दोनों सेक्शन पीएनएल डेबिट टू असेट को बोलते हैं। फर्क क्या है सर इसमें, एक फर्क है बस, यहां पे कोई भी एसएससी होगा और स्किल डेवलपमेंट सिर्फ कंपनी होगी, यहां पर कोई भी एसएससी होगा और स्किल डेवलपमेंट सिर्फ कंपनी होगी, यानी यहां पे इंडिविजुअल भी चलेगा, फर्म भी चलेगी, कंपनी भी चलेगी। 35 कैफे कॉफी डे में ओनली कंपनी चलेगी, ओनली कंपनी चलेगी, कैफे कॉफी डे ओनली कंपनी चलेगी। और तुम अगर इन सेक्शन में आ गए, दैट इज नो सेक्शन 32, तो 32 नहीं मिलेगा, 32 नहीं मिलेगा बाबू, 32 का मजा नहीं मिलेगा। बोलेंगे सर, तो ये 4 सेक्शन हमने जबरदस्त पढ़ लिए, 4 सेक्शन बाबू लोग जबरदस्त पढ़ लिए, है ना। ऐसी
4 सेक्शन अलग है। ऐसे अगर वीआरएस है, याद आया वीआरएस पढ़ते थे सैलरी में, सैलरी में अगर जो वीआरएस है तो एम्प्लॉय को जो वीआरएस दोगे तो कंपनी का खर्चा होगा। कंपनी एम्प्लॉय के वीआरएस को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पीएल में डेबिट करेगी। यानी मान लो बीएसएनएल वाला केस बताया, कंपनी ने मान लो 500 करोड़ का वीआरएस दिया, तो 500 करोड़ डिवाइड बाय 5 साल, यानी कि 100 करोड़ रुपए एवरी ईयर आप पीएनएल में अलाउ करोगे वीआरएस के नाम का। तो एम्प्लॉय के लिए सैलरी हेड में पड़ा, एम्प्लॉयर के लिए 35 डीडीए में पड़ा। एम्प्लॉयर के लिए 35 डीडीए, एम्प्लॉय के लिए सैलरी हेड। याद आई बात? किसको मिला? वाई डबल ई बोले तो एम्प्लॉय, सैलरी हेड में पड़ा था। सैलरी हेड में है ना, एग्जम्पशन निकाली थी, कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। शर्मा जी के आने वाले साल, ठीक है, शर्मा जी के पिछले साल, बीते हुए साल, तो ये हमने चीजें पढ़ी थी, याद है बात। और अगर एम्प्लॉयर की बात है तो एम्प्लॉयर के लिए कहां जाएगा? एम्प्लॉयर के लिए जाएगा पीजीबीपी इस सेक्शन के तहत। भाई जो दे रहा है वो बिजनेस का खर्चा कर रहा है तो यहां जाएगा, है ना, इन 5 इंस्टॉलमेंट, इन 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सेक्शन हमने पढ़ा। तो आज का जो मुद्दा था, आज का मुद्दा यही था, ये तो 35 इन हाउस और दान। ज्यादा की बात, इन हाउस में कैपिटल भी और रेवेन्यू भी। 35 इन हाउस रिसर्च और दान। 35 एडी में क्या पड़ा? हेज पाइपलाइन और चक दे। 35 सीसीडी कैफे कॉफी डे, ओनली कंपनी, स्किल डेवलपमेंट। 35 ट्रिपल सी, ऑल एसएससी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, कि खेती को और बढ़िया तरीके से कैसे बेटर किया जाए, है ना। इन सभी के सभी मुद्दों में क्या खास बात है? इन सभी मुद्दों की खास बात यह है कि पीएनएल डेबिट टू एसेट एंट्री डालनी है, पीएनएल डेबिट टू एसेट एंट्री डालनी है। यानी कि 4 प्यार भरे सेक्शन हैं जो पीएनएल डेबिट टू एसेट की एंट्री डलवाते हैं, पीएनएल डेबिट टू एसेट की एंट्री डलवाते हैं। बोलेंगे भैया नोट कर लिया? ये आज का लेवल 3 था, जबरदस्त, जो आउट ऑफ द लीग, अकाउंट से तो बिल्कुल आउट ऑफ द लीग, जो भयंकर एंट्री डलवाता है पीएनएल डेबिट टू एसेट। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास से पहले 100% करना ही करना पड़ेगा, वरना खोपड़ी चलेगी नहीं बाबू लोग। ये 157 पहले खुद ट्राई करना, मैं कराऊंगा अगली क्लास में। ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है सर क्या लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, हमारा तो हाथ पांव फूल जाएंगे पेपर में। देखने में लग रहा है ऐसा कि पीएनएल भी दे रखा है ना, ट्रेडिंग भी दे रखा है,
इतनी लंबी चौड़ी एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन घबराने का नहीं है, एक एक करके ध्यान से इसको सॉल्व करना, एक एक करके ध्यान से इसको सॉल्व करना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं अगली क्लास में इसे प्रैक्टिकली सॉल्व कराऊंगा अगली क्लास में। तो 157 होमवर्क है, 158 तो सीधा सीधा है ना, केस स्टडी बेस है, तो एक ये होमवर्क है, तो ये तो रीड कर लेना तो तुम्हें पता लग जाए केस स्टडी बेस क्वेश्चन है। आज का जो है वो 157 होमवर्क है, आज का 157 होमवर्क है, ठीक है बाबू लोग। तो आज 157 करेंगे, अगला फिर 160 तुम्हारा तुम आराम से घर पे कर पाओगे। तो आज का होमवर्क 157 है। उम्मीद है जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो तुम इसके ऊपर पहले से ही मंथन और खोपड़ी चला चुके होंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं झटपट सॉल्व कर दूंगा बिना किसी घबराहट के। तो मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक 157 सॉल्व करेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 80+ टारगेट टैक्स में है और लेके आएंगे।